चलो स्टार्ट करते हैं। पिक्चर से तो पता चल रहा है कि आज हम लोग की क्लास टॉपिक पे होगी, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम लोग कंसिडर कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को भी कौन कौन से देशों से ये लिया गया है, दैट टाइम ओनली आई से दैट कि जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान में इसको क्या कहते हैं, मैंने उस वक्त भी बोला था, कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, सो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इससे इसको लिया गया है। अब बाकी चीजें क्या है, देखो इसमें अगर हम बताएं कि मूल अधिकार क्या है, तो तुम्हें ये डायरेक्टली पता चलेगा कि ये जो संविधान में इनका उल्लेख किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये संविधान में इनका उल्लेख किया गया है, संविधान में उल्लेखित है, उल्लेखित है। ठीक है, जब संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, तो ये किस लिए जरूरी है, वाई इट इज नीडफुल। ठीक है, वाई इट इज नीडफुल, तो क्यों नीडफुल है, ये एक्चुअली किसी भी व्यक्ति के या किसी भी पर्सन के भौतिक, ठीक है, भौतिक यानी कि फिजिकल, फिजिकल फिजिकल में क्या आ सकता है, सामाजिक यानी कि सोशल आ सकता है, आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल आ सकता है, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल आ सकता है, नैतिक यानी कि पॉलिटिकल आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं नैतिक, नैतिक यानी कि मॉरल, यानी कि इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आध्यात्मिक आ सकता है। ठीक है, इसमें धार्मिक आ सकता है, रिलीजियस भी आ सकता है। तो ये दोनों चीजों का किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए ये संविधान में ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ही जरूरी। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से किसी भी ऐसे कंडीशन में कोई राज्य, अभी हम जो राज्य को कंसिडर करें या होल इंडिया को कंसिडर करें, तो जो किसी राज्य है उस राज्य में अगर ह्यूमन के इस डेवलपमेंट में, किसी भी पर्सन के इस डेवलपमेंट में इसके खिलाफ जाया जाता है, इन इन सारी दशाओं के खिलाफ जाया जाता है, तो वो क्या करता है, अपने मौलिक अधिकार के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए वो केस दायर कर सकता है या चैलेंज कर सकता है या चुनौती दे सकता है। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान में इसके लिए क्या क्या उपबंध है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, प्रोविजंस यानी कि संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक उपबंध क्या क्या है, पहली बात तो ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में या भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है, इससे रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं, इससे आर्टिकल रिलेटेड 12 से लेके 35। आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जितने भी अनुच्छेद डिक्लेयर किए गए हैं, इसे आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। दूसरी चीज, ये जो भाग 3 है ना, पार्ट 3 है, इसे क्या क्या है, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। वाई, देखो एक्चुअल में मैग्ना कार्टा है क्या, एक्चुअल में ये एक अधिकारों का घोषणा पत्र है, जिसे इंग्लैंड के एक किंग थे जॉन, ठीक है, उन्होंने 1215 ईस्वी में अपने सामंत बोलो या जो जिसके ऊपर राज करते थे, ठीक है, मेनली तो सामंत है एक्चुअली, सामंतों के
दबाव के कारण उन्हें एक लिखित घोषणा, ठीक है, एक लिखित घोषणा पत्र जारी करना पड़ा, जिसमें जो वहाँ के नागरिक हैं उनके अधिकारों के संबंध में ये जारी किया गया था। क्लियर है? तो मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक्चुअल में, ये जो मैग्ना कार्टा है मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। मैग्ना कार्टा एक्चुअल में क्या है? एक घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, या आप बोलो कि, ठीक है, और इसे कहाँ पे, ये इंग्लैंड में किंग जॉन जो है, किंग जॉन है, जो कि 1215 ईस्वी में इसे जारी किया था। ठीक है, जारी किया। क्लियर है? क्यों जारी किया था? क्योंकि वे सामंतों के दबाव में, सामंतों के दबाव दबाव में, क्लियर है, सामंतों के दबाव में इसे जारी किया था। ठीक है, किसके लिए? नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार, अधिकार के, क्लियर है। तो ये हमारा कुछ पहला था। अब एक पॉइंट और बताएंगे कि जो सबसे पहले जो किसी देश का संविधान जिसमें मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है, स्थान प्रदान किया गया है, वो कौन सा देश है? फ्रांस। याद रखना, फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री, पहला देश है जिसने अपने संविधान में, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है? स्थान प्रदान, ठीक है। कब दिया था इसने? इसने 1789 ईस्वी में ही दे दिया, ठीक है, 1789 ईस्वी में ही इसने क्या कर दिया था? इसको जगह दे दी, ठीक है। अब यानी कि, अच्छा, एक अब इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सो नाउ व्हाट हैपन कि ये इसकी जो एक नेचर है वो क्या है? न्योचित न्याय प्रकृति, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का ये मतलब है कि ये न्यायालय में संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय के द्वारा एक्चुअली संरक्षण प्राप्त, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं यदि कभी कोई राज्य अगर इस फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करे, उसको कम करे या कुछ भी इधर ऊंच नीच करे, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको न्यायालय में हम लोग इसको चैलेंज या चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जब मूल संविधान, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एक फंडामेंटल राइट्स जो कि संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार क्या? राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इसको क्या किया गया है? इसको हटा दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया, ठीक है। कहाँ रख दिया है? कानूनी अधिकार में, जो कि पहले आपके आर्टिकल 19(1) का च था, ठीक है, और किसमें था? अनुच्छेद या आर्टिकल 31 में था, ठीक है। इसको हटाकर क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया है और हटाकर इसे अनुच्छेद या आर्टिकल 300 में रख दिया गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अभी? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, तो क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार, क्लियर है? ओके। अब देखो, जब हमने अभी बोला ना, इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब भी हमें ऐसा दिखे कि राज्य जो है इसका हनन कर रहा है या इसको कम करने की कोशिश कर रहा है या इसके खिलाफ जा रहा है,
क्या कर सकते हैं इसको, जजमेंट के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, या आप ये बोलो कि कुछ विशेषताएं जो हमारे मूल अधिकारों की हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना मूल अधिकारों, मूल अधिकारों की विशेषता, विशेष, ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल। अब इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है, एक एक करके हम सब चीजें। पहला तो बोल सकते हैं कि ये न्याय उचित है, यानी कि हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू यानी कि न्यायोचित है। ठीक है, यानी कि न्यायोचित है। दूसरा हम ये कहेंगे कि जिस कहाँ पर इसको हम लोग एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे क्या प्राप्त है, गारंटी और सुरक्षा, गारंटी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्राप्त। इज दिस ओके? चलो तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे, जो मूल अधिकार है व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अधिकार देता है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था आपको कि ये नेगेटिव किस्म का, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे, नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव इन नेचर इन द सेंस कि यह राज्य के खिलाफ, राज्य यानी कि स्टेट के अगेंस्ट, अगेंस्ट अधिकार प्राप्त, अधिकार प्राप्त है। ओके, फोर्थ नंबर पर हम ये कहेंगे कि ये इनफाइनाइट नहीं है, इस ये लॉजिकली दिया गया सम ऑफ द अमाउंट्स ऑफ राइट्स है जो कि स्टेट के किसी भी सिटीजन को या नागरिक को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या ये स्थायी है या परमानेंट है, तो अगर कोई पूछे इज इट इज परमानेंट, परमानेंट, ठीक है, या क्वेश्चन अगर कभी कोई करे क्या फंडामेंटल राइट्स स्थायी है, स्थायी है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं भाई ये स्थायी भाई ना है। ठीक है, एक आर्टिकल है, आप बार बार इस आर्टिकल का नाम सुनोगे, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि संविधान जो है नया कानून बनाता है। ठीक है, और इसको कानून बनाने का हक है, और वो इसमें संशोधन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, तो क्या ये परमानेंट है, नहीं, तो हम कहेंगे कि इस आर्टिकल के द्वारा संसद, इस आर्टिकल के द्वारा संसद या आपका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, इसमें जोड़ना या घटाना कर सकता है। ओके, ठीक है, उसके बाद हम एक और पॉइंट देखेंगे, एक और पॉइंट क्या देखेंगे, इसके बाद हम एक पॉइंट और देखेंगे। देखो पांचवें नंबर पर ये देखना कि एक्चुअल में जो एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 52 का मतलब क्या है, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल। इस दौरान अनुच्छेद जो आपके 20 हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है, हम लोग देखेंगे 20 और 21 क्या है, इन दोनों को छोड़कर समस्त जो मूल अधिकार है, एक्सेप्ट दिस all fundamental rights are been banned, all fundamental rights have been, fundamental rights जो है वो क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है, कौन सा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कब
जब हम लोग नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। और ये कौन सा अनुच्छेद में दिया है? आर्टिकल 352। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी व्हाट हैपेंड। एक नोट लिखो कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले ये जो मूल अधिकार है या फंडामेंटल राइट्स की बात कब कही गई? तो राइट वन नोट कि 1931 में, ठीक है, 1931 में कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन, ठीक है। इस कराची अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ठीक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब कांग्रेस के एक घोषणा पत्र में, कांग्रेस के एक घोषणा पत्र में क्या किया गया था? मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग की गई, ठीक है। मूल अधिकारों की मांग की गई थी, जिसका प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू जी ने क्या बनाया था? उसका प्रारूप बनाया। तो अगर आपको पहले ही सोच लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? एक लिस्ट पहले बनाते हैं कि जो उपबंध आपके ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किसके लिए? संवैधानिक उपबंध किसके लिए? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों के लिए, यानी कि इंडियन सिटीजन। क्लियर है? कौन कौन से उपबंध है? देखो, पहला आपका हो जाएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो है नहीं कर सकते। निषेध है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। इसके लेवल पर कोई भी नो डिस्क्रिमिनेशन या भेद, ठीक है। यानी कि रिलीजन, योर एंसेस्टरियल जो वंश है वो, आपकी कास्ट, आपकी जेंडर, आपका बर्थ प्लेस, इसके स्थान पर कोई नहीं होगा। और ये कहाँ पर डिफाइंड है? आर्टिकल 15 में डिफाइंड। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा होगा? नेक्स्ट आर्टिकल होगा आर्टिकल 16। यानी कि अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ये कहता था कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो जितने भी वेलफेयर कमिटीज बनेंगी या लोगों के वेलफेयर के लिए जितने सारे पॉलिसीज चलाई जाएंगी, ठीक है, इन पॉलिसीज को, जो वेलफेयर को जो पब्लिक प्राप्त करती है, जो पब्लिक अपनाती है, पब्लिक को दिया जाएगा, उसमें इक्विटी रहेगी, इक्वलिटी रहेगी, सबको समान रूप से मिलेगा, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। फिर आ जाओ आर्टिकल आपका 19, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? कि जो बोलने की,
ठीक है, इंसानों को बोलने की, उसको अभिव्यक्त करने की, या कोई भी अगर कुछ लोग मिलके शांतिपूर्ण तरीके से बिना कोई भी शस्त्र लिए, बिना कोई भी वेपन्स लेके सम्मेलन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उनको अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, उनको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है। और अगर संघ एवं सरकारी समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। यानी कि वो कोई यूनियन या वो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है ना, समितियां जो होती है, काउंसिल्स जो होते हैं, उसमें जाने के लिए, बनने बनाने के लिए, इवन जो पूरा जो इंडियन आप राज्य क्षेत्र जो बोलते हो, स्टेट रीजन जो बोलते हो, वहां पर कहीं भी घूमने के लिए, ठीक है, वहां पे कहीं भी आप बोल सकते हो ट्रैवल करने के लिए, या वहां पे अपने आप को बसाने के लिए, वहां पे रहने के लिए, या फिर आप कोई भी ट्रेड ओपन करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस ओपन करना चाहते हो, उसके लिए आपको पूर्ण रूप से फ्रीडम दिया है। ठीक है। तो इट्स फॉर योर कोई भी वाक यानी कि बोले, टॉक बोलो या एक्सप्रेशन बोलो या बिजनेस बोलो, ठीक है। या आप बोलो कि कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं बोलो, ठीक है। कोई वेपनलेस प्लस साइलेंट, साइलेंट नहीं, बोलो कि शांतिपूर्ण एकदम, साउंडलेस, साउंड लिमिट करके, अगर कोई समिति, भाषण या सम्मेलन हो रहा है, तो वैसा, ये सारी चीजों की क्या है, फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम दी गई है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सा हो जाता है, ये हमारा आर्टिकल 19 है। अब आर्टिकल 29, जब हम लोग रिजर्वेशन, देखो मेरा एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है रिजर्वेशन के ऊपर, आप उसको देख सकते हो कि कितने तरह के रिजर्वेशंस और उसमें कैसे मूल अधिकारों को इंक्लूड किया गया है, दैट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। पर बाकी तो मैं मूल अधिकार वाला जो अभी जो बता रहे हैं उसमें तो मिल ही जाएगा। फिर देखो, एक आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल 29, आर्टिकल 29, इस आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, उन माइनॉरिटीज के संरक्षण, उनके जो हितों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ देयर, ठीक है, की बात की जाती है। यानी कि माइनॉरिटीज के जो वेल वेलनेस के लिए कंजर्वेशन की बात, ठीक है, क्लियर है। और लास्टली जो हम कहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए है, वो क्या है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 30 क्या है, एक्चुअली आर्टिकल 30 आपके इन जो अल्पसंख्यक है उनके लिए जो शिक्षण संस्थाएं होती है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होती है, उनका एस्टेब्लिशमेंट, वहां पर जो अल्पसंख्यकों के जो एक क्लास है, माइनॉरिटी क्लास है, उसके अधिकारों के बारे में, और उनके जो जो इंस्टीट्यूट है, उनके जो प्रशासन है उसके बारे में, और उसके अधिकारों के बारे में बात, ठीक है। तो आप बोल देना कि माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप, एस्टेब्लिश के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बात की जाए। तो दीज आर योर हाउ मेनी, टेल मी, फाइव, फाइव आर्टिकल्स या पांच अनुच्छेद जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। आगे बढ़ते ना, नेक्स्ट हम लोग वो देखेंगे जो कि भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिक दोनों को पता है, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को, विदेशी नागरिक, ओके, those for your Indian as well as foreign citizens.
ठीक है, उनको क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त है, उनको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स प्राप्त, फंडामेंटल या मूल अधिकार राइट्स प्राप्त है। ठीक है, उसमें सबसे पहला वाला क्या आएगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, यानी कि जो आपके लॉज हैं, विधि यानी आपके जो लॉज हैं उसके प्रति जो इक्वलिटी बताई जाएगी, इक्वलिटी, और उनको जो विधियों का समान संरक्षण, मतलब जितनी भी लॉज बनाएंगे उनका इक्वल रूप से क्या होगा, कंजर्वेशन। क्लियर है, तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्लियर है, नेक्स्ट। अब दूसरा कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है आपका आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 तो उधर वाले में था, आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है कि जो अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो क्राइम होंगे उन क्राइम में जो आपका जो दोष है वो अगर सिद्ध हो गया है तो उस समय कौन कौन से लॉज, कौन से नियम संरक्षित रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स है। क्राइम, क्राइम या दोष सिद्धि, अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध हो जाएगा, क्राइम अगर आपका जो आप पर एलिगेशंस लगाएंगे दैट हैज बीन प्रूव, एलिगेशंस जो है वो अगर प्रूव हो गए हैं तो उस समय कौन कौन से लॉज जो हैं या कौन कौन से रिलेटेड जो राइट्स हैं, राइट्स आर कंजर्व, कंजर्व यानी कि संरक्षण, संरक्षण। क्लियर, ये आर्टिकल 20 है। अब आर्टिकल 3 क्या है, तीसरा आपका जो आर्टिकल होगा वो है आर्टिकल आपका 21। ठीक है, आर्टिकल 21 लाइफ की राइट्स देता है, जीवन का अधिकार, लाइफ की राइट्स देता है, जीवन का अधिकार। फिर इसी में एक आर्टिकल 21A आता है, इसी में क्या आता है, आर्टिकल 21A। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। इसमें क्या बताया गया है, इसमें शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट फॉर एजुकेशन, यानी कि राइट, तुम लोग को ये पढ़ना भी है। ठीक, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक बहुत बड़ा पार्ट आता है इस राइट ऑफ एजुकेशन का, आरटीई एक्ट। ठीक है, आरटीई एक्ट के रूप में तुम लोग को पढ़ना भी है, वी विल डिस्कस इस इन डिटेल, डोंट वरी। फिर नेक्स्ट कौन सा अधिकार आता है 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर आपको मिलेगा आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। ये क्या बोलता है कि अगर कभी आपको गिरफ्तार किया जाए या निरोध किया जाए तो उसका संरक्षण कैसे करें, उसको कंजर्व कैसे करेंगे, ऐसी कौन से कंडीशंस रहते हैं, ऐसे कौन सी दशाएं हैं जहाँ पे इन चीजों का संरक्षण किया जाए। ठीक है, कौन कौन सी दशाओं में आपको संरक्षण गिरफ्तार कर सकते हैं या कर नहीं कर सकते वैसा। फिर आपका, तो ये हो गया आर्टिकल 22 आपकी गिरफ्तारी से, गिरफ्तारी संबंधित अरेस्ट करने से। 6वें नंबर पर आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है, ये दोनों मिक्स्ड आर्टिकल है जो कि शोषण के विरुद्ध के बारे में बात करता है, शोषण के विरुद्ध, ठीक है? यानी कि आपका किसी भी प्रकार का क्या असॉल्टमेंट नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है किसके बारे में बात करता है, 7वें नंबर पर आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 20। याद रखना हम लोग 12 से 35 तक जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,
तो ये किसके बारे में बात करता है? ये आपके रिलीजन और कल्चर के बारे में बात करता है, रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है, यानी कि धर्म और संस्कृति के बारे में बात करता है, धर्म संस्कृति, ठीक है? धर्म और संस्कृति के बारे में जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, ठीक है, के बारे में बात कि हम कौन सी संस्कृति को अपनाएं, हमारा क्या क्या इससे प्रति राइट्स हैं, ये सारी चीजें बात करती हैं कौन सी, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। तो आई हैव मेक अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल्स जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, और कैसे कैसे हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़, बिकॉज ये पार्ट बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी चीजों को इसमें कंक्लूड करना पड़ता है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से, जहां से कि हमारा ये फंडामेंटल राइट स्टार्ट। आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12। अब ये अनुच्छेद 12 क्या करता है? एक्चुअली ये डेफिनेशन करता है किसकी, राज्य की या स्टेट, राज्य की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ बारे में क्या बताता है ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में? ये कहता है कि जो मूल अधिकार है किसी भी राज्य या स्टेट के संबंध में, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें ये चीजें बताई गई हैं कि राज्य में, पहली बात तो राज्य में क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऐसे निकाय हैं, कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको इंक्लूड करते हैं। एक तो आपका भारत सरकार और पार्लियामेंट, फिर प्रत्येक राज्य की सरकार और उसके क्या है, विधानसभा, ठीक है। अब आपके काउंसिल, ठीक है। फिर आपके भारत का जो राज्य क्षेत्र के अंदर या भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी प्लेसेस हैं, या उसके जितने भी कंट्रोल में सेक्टर्स हैं, उन सबको, इन तीन चीजों के बारे में वो बात करता है। प्लस इन सभी को डिफाइन करता है, क्या बोलता है कि जो उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाई और ऐसी एजेंसीज जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ओके, उसमें जो कि आती हैं उसमें शामिल किया जाएगा, जो कि राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर मूल अधिकार नागरिकों को सामान्य राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, ठीक है। याद करना, जो फंडामेंटल राइट्स, एक्चुअल में जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स निकाय दिया जाएगा, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव है, यानी कि निषेधात्मक है, निषेधात्मक, बोलो, या नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव किस्म के, नेगेटिव, यानी कि जो आपका स्टेट है या राज्य है, उसके विरुद्ध होते हैं, ठीक है, उसके विरुद्ध होते हैं। ये समझ में अगर आ जाए तो आप सारी चीज, अब राज्य में इसमें क्या है, डिफाइन किया गया कि राज्य किसे किसे कहते हैं। राज्य को डिफाइन किया गया, तो राज्य को पता है, भारत सरकार एवं उसका संसद है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है। फिर प्रत्येक राज्य, जो प्रत्येक स्टेट्स बने हुए हैं, जो 28 आपके पास स्टेट्स हैं, उन 28 स्टेट्स और उसके जो काउंसिल, उसका जो विधानमंडल है, प्लस जो भारत सरकार अपने नियंत्रण में रखी हुई है, ठीक है, जितना उसके अंदर है, प्लस जो बाहर उसके नियंत्रण में, उन सारी चीजों को राज्य के रूप में शामिल करते हैं। और ये कौन कहता है? ये उच्चतम न्यायालय के अनुसार जितने भी निजी हैं, जो कि ऐसे एजेंसीज है जो भारत के राज्य के अंतर्गत रहती है, में ये सारी संस्थाओं में राज्य में इंक्लूड किया जाएगा। प्लस ये बोलते हैं कि जो नागरिकों को जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इन राज्यों के विरुद्ध है, यानी कि आप बोलो कि जो इनका हनन नहीं कर सकता राज्य, इनका हनन नहीं कर सकता राज्य, नहीं तो उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, तो राज्य में उसके खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में, ठीक है, और एक उच्चतम न्यायालय है, दो न्यायालय आपको पढ़ने हैं, पढ़ाएंगे। एक आपका कहता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि आपके हाई कोर्ट, और एक कहलाता है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, कहीं कहीं आप उच्चतम देखोगे, उच्चतम, या कहीं कहीं आप सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो
इसमें क्या होता है, कुछ इन दोनों में हम क्या दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। चुनौती दे सकते हैं, कब चुनौती दे सकते हैं, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य हनन करता है तो हम इन दोनों न्यायालयों में चुनौती दे सकते हैं। कौन कौन सा अनुच्छेद के अनुसार, ये तो उच्च न्यायालय वाला आर्टिकल हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे 266 के अनुसार, और इसमें जो है आर्टिकल 32 के अनुसार हम अपील कर सकते हैं। क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो ये क्या है, ये हमारा जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकारों को, जो बेसिक जो आपके राइट है, उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग उसको चुनौती दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 12 पूरा का पूरा था। डोंट वरी अबाउट नोट्स, इसको सिर्फ सुनो। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको राइटिंग में लिखना है तो आप राइटिंग में लिख सकते हो, बट नोट्स जो होंगे वीडियो के एंड में अटैच कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल जो 13 है उसमें कई सारे ब्रांच है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 को हम कैसे देख सकते हैं, आर्टिकल आर्ट, ठीक है। अब आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से कुछ भी असंगत तथा उनका अपीलीकरण करने की विधियां। तो आपके मूल अधिकारों से अपीलीकरण करने वाला, ये बहुत ही जबरदस्त है। एक्चुअली क्या है कि इसको हम कहते हैं कि मूल अधिकारों का असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधि। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इस तरह से ये डायरेक्ट ये समझो कि एक, अगर हम इसमें सबसे पहला क्या बोलते हैं, आर्टिकल 31(1), ठीक है। व्हाट इज दिस इन, अगर मान लो कि जो भारत की जो संविधान है लागू होने से पहले क्या था कि राज्य क्षेत्र में लागू किसी भी संवैधानिक विधि हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गए, या मूल अधिकारों के मध्य जब भी टकराव होगा, ठीक है, जब भी टकराव होगा तो कौन जीतता था, हमेशा मूल अधिकार ही जीते जाते थे। मतलब जितना एक्सटेंट तक मूल अधिकारों का हनन होगा उतने एक्सटेंट तक उसको जीरो किया जाएगा या नल किया जाएगा। और इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ये कब की बात है, ये हम बात करें संविधान के लागू होने से पहले भारत में राज्य क्षेत्र में लागू, भारत में राज्य क्षेत्र में लागू, ठीक है, तब की बात है ये। अब यहाँ पर हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये आपको बताता है, तो व्हाट आई विल से इन दिस, जो पृथक्करणीय का मूल सिद्धांत है या डॉक्ट्रिन, इसमें ये बोला जा रहा है कि मान लो कोई ऐसा एक्ट बना या कोई ऐसा अधिनियम बना, ठीक है, किसके ऊपर बना, मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बना है, जो कि एकदम मतलब असंगत है, असंगत यानी कि उसको मैच ही नहीं कर रहा है, इट इज अनमैचेबल, ठीक है, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक सिद्ध भी हो जाता है, प्रूफ भी हो जाता है। तो क्या पूरे अधिनियम को ही, जो पूरे जो पूरा का पूरा एक्ट बना है वो ही नल कर दे, या उसके कुछ भाग को नल कर दे? तो इस टाइम पर ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत आता है या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो भी अधिनियम या जो भी एक्ट बना है उसका जो असंवैधानिक भाग है किसके ऊपर, आपके मूल अधिकारों के ऊपर, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, सिर्फ उतना ही आप समाप्त करो, उतने को ही आप नल करो। बाकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस एक्ट को बनाने का, जो कि मूल अधिकार के ऊपर बना है, या जो जो लॉ बनाया गया है, वो जो सिर्फ उस पार्ट को हटाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरे को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है?
अच्छा, एक और पार्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे प्राइवेसी। तो राइट ऑफ प्राइवेसी या निजता का अधिकार। ये निजता का अधिकार क्या कहता है कि देखो, बात में ये एक मौलिक अधिकार है, क्लियर है। और आप आर्टिकल 21 में इसको जीवन और बॉडी की जो लाइफ की जो फ्रीडमनेस है, उसका एक पार्ट बताया गया है। ठीक है। तो निजता का अधिकार का मतलब क्या हो गया कि आपके पास खुद के लिए खुद की प्राइवेसी के लिए कौन कौन सा राइट। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन सा है, आर्टिकल 20। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 से रिलेट कर सकते हैं। वहां पर क्या है, लाइफ की बात की गई है। लाइफ मतलब जीवन और दैहिक, जीवन और दैहिक। क्लियर है। तो हम इतने सारे बहुत सारे अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारे अधिकार को देख चुके हैं। इसमें 13 वाला हमारा चल रहा था, एक आपका और है। देखो, एक आपका आर्टिकल 13 ही है, लेकिन उसका सेकेंड पार्ट 13 का। ठीक है। 13 का 2 क्या ये कहा जाता है कि सरकार के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई भी लॉ, ठीक है, नहीं किया जाएगा जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पब्लिक का, किसी भी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है या मूल अधिकार को छीन ले, ठीक है, या उसको कम कर। क्लियर है। ठीक है। और अगर वो बनाता है तो उसे न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसीजर को हम लोग न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। हम्म। और इस जो कि फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अवैध कहेंगे, इलीगल कहेंगे और असंवैधानिक भी घोषित करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित। ठीक है। तो व्हाट आई विल से, व्हाट आई विल से कि ये जो आपका अधिकार है, ये वाला जो 13(2) है, ये कहता है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, ऐसा कुछ भी नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल फंडामेंटल या मूल अधिकारों को, राइट या मूल अधिकार, मूल अधिकारों का क्या करती है, हनन करती है। क्या करती है, खत्म करती है, फिनिश करती है, या उसको लेस करती है, कम करती है। ठीक है। अगर करती है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और अगर करती है तो हम इसको क्या कहेंगे, आपके कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे, चैलेंज करेंगे, या उसको चुनौती देंगे, कहाँ पे, न्यायालय में। और इस देंगे न्यायालय में। ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और बाद में इसको, इस जो लॉ है, इस लॉ या विधि को, लॉ या विधि को क्या घोषित कर दिया जाएगा, क्या घोषित कर दिया जाएगा, बताओ, अभी बताया ना, असंवैधानिक, असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। या आप बोलो कि अवैध घोषित कर, अवैध यानी कि क्लियर है, घोषित कर रहे। तो ये कौन सा था, आर्टिकल 13 का 2 था। अब एक और आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 13 का 33। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कुछ केसेस देखेंगे जो इन मूल अधिकारों के ऊपर है। तो व्हाट आर द केसेस, लिख दो एकदम, मूल अधिकार, मूल अधिकार जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन, संवैधानिक संवैधानिक सत्यता ठीक है। तो कौन कौन से हैं,
इसमें 2-3 केसेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो संविधान को जब लागू किया गया, ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्वियसली बात है, विवाद होंगे, बहुत सारे डिस्कशन कि मूल अधिकारों में कैसे संशोधन किया जाए, न्यायपालिका की कैसे जो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट था, तो इसी चीजों में जो आपके हम एक एक करके केसेस के बारे में बात करेंगे। पहला केस हम डिस्कस करेंगे शंकर प्रसाद वर्सेस भारत इंडियन यूनियन, ठीक है। ये कब हुआ था? ये आपका 1951, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया था एक्चुअली, जो सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है, उसने माना कि जो आर्टिकल 368 है और आर्टिकल 13(2) है, ठीक है, तो इसमें अंतर्गत जो डिफाइन किया गया है लॉ को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अभी ऊपर वाला मैंने बताया ना, वो वैसा कि आर्टिकल जो 368 में लिखा हुआ है उसको आर्टिकल 13 में नहीं शामिल करें। क्लियर है? अब देखो एक जो आर्टिकल आपका, ये जो आर्टिकल आपका 368, आर्टिकल 368 बताता क्या है, इस संविधान में कैसे संशोधन करें, और ये जो संशोधन करने की जो पावर है, जो शक्ति है, किसके पास है? सबके पास है, पार्लियामेंट पावर। प्लस आप, मैं बताऊंगी अभी, हाँ, हाँ, क्या बताऊंगी अभी, हम अभी बताएंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 31 है। तो ये जो आपके शंकरी प्रसाद वाला जो कांड था, वो क्या कह रहा है, ये वो यही कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, डिसीजन है, उसने क्या माना है कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 है, वो आपका लागू नहीं होगा या पार्ट नहीं होगा आर्टिकल 13, इसके 13(2) के, और 13(2) अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि वो न्यायिक समीक्षा वाला, कि कोई भी ऐसे कानून या राज्य ऐसा कुछ भी नहीं बनाएगी जो कम करे या खत्म कर दे। क्लियर है? इसी को हम कहेंगे। क्लियर? उसके बाद दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, गोलकनाथ वाला। तो सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब। क्लियर है? तो पंजाब स्टेट वाला कौन से टाइम में हुआ था? 1967 में हुआ था, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो आर्टिकल 32 में जितने भी विधियों को वर्णित किया गया है, जितने क्लॉज उसमें बताए गए हैं, वो क्या है? सामान्य विधि है तथा संविधान संशोधन विधि, जो अंतर्गत जो अनुच्छेद 368 है, ठीक है, उसके द्वारा जो मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते, ठीक, मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती, जो आपके आर्टिकल 368 में बताया, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 तो बोलता है कि हम संशोधन कर सकते हैं, ये वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाद था इसमें बताया गया कि 13 डिफाइंड जो बात है बताई गई है, वो ये 368 13 को कम नहीं कर सकते। क्लियर है? फिर आपका केशवानंद भारती और केरल राज्य वाला है, जो कि 1973 में हुआ, ठीक है, इसको भी लिख आपके केशवानंद भारती के भारती और बना, ये कब हुआ था? ये 1973 में हुआ था। इसने भी वही बात बात की कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी संशोधन कर सकती है, परंतु उसके आधारभूत संरचना को या आधार फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल को बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती, मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। और ये एक संविधान की पीठ गठन हुआ था जिसमें 13 न्यायाधीश थे, और इन 13 न्यायाधीशों पर ये जजमेंट लिया था, ठीक है। तो केशवानंद भारती, बस एक वर्ड पे याद रखना कि ये फंडामेंटल
स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, और ये कितने लोगों की पीठ ने दिया था? 13। किसने? एससी ने। याद है ना, एससी की बात कर रहे थे। एक और चीज तुमको बताते हैं यहाँ पे। सी, यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे दो चीजें। एक आपका होता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार क्या होता है? ये पहले एक फंडामेंटल राइट था कि हर इंसान के पास, जो बड़े लोग होंगे जिनके पास पहले से पैसा है या दो थोड़े से धापड़ होते हैं वहां टाइप के, जिनका चलता रहता है, तो वो क्या करेंगे? सारी संपत्ति अपने पास हड़प लेंगे, अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में। तो बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे? उनके तो ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन, सॉरी 44वां संविधान, यानी कि जो कब हुआ? 1970। इसको इसमें क्या किया, जो संपत्ति वाला मैटर था उसको हटाकर, रिमूव करके रिमूव करके कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि लीगल राइट। क्योंकि याद करो, अगर ये संपत्ति का अधिकार होता तो ये संविधान संशोधन बनाएंगे, ये भी तो जाती। ठीक है, अब ये इसमें है तो यू कैन मैनेज इट। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते। फिर ये सारी चीजें हो गई। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से बाकी के अनुच्छेद देखेंगे, जो अनुच्छेद 40। ओके।